तो बात है 10 नवंबर 2025 की शाम की। भारत की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक दिल यानी लाल किला एक जोरदार धमाके से दहल गया। देखिए, एक कार बम ने सिर्फ शहर को ही नहीं हिलाया, बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर जो हमारी धारणाएं हैं उन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए इस हमले की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। और देखिए, हमले के फौरन बाद सरकार ने इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसे सीधे तौर पर एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके साफ कहा कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का किया हुआ एक जघन्य आतंकी कृत्य है। आज हम इसी पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाल किले पर हुए उस हमले की, फिर जानेंगे कि इसके पीछे कौन लोग थे, शहर की सुरक्षा में आखिर कहाँ चूक हुई, ये कार बॉम्ब काम कैसे करता है, सरकार ने क्या कदम उठाए, और आखिर में हम भारत के एंटी टेरर कानून UAPA पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। लाल किले पर आतंक। उस शाम को आखिर हुआ क्या था? तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह थी नई दिल्ली में लाल किले के पास, और हथियार था एक Hyundai i20 कार में रखा हुआ बम। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के एक ऐतिहासिक प्रतीक पर हमला था। इसी वजह से ये निशाना बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक बन गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, अपराधियों का पर्दाफाश। जांच में जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ था? जांचकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो सच सामने आया वो सच में किसी के भी अंदाजे से बिल्कुल परे था। चौंकाने वाली बात ये थी कि जांच में कोई आम आतंकी गुट नहीं, बल्कि पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड डॉक्टरों का एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया, और इनके तार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का शक था। सोचिए, एक ऐसा खुलासा जिसने आतंकवाद की पूरी पारंपरिक छवि को ही तोड़कर रख दिया। जांच में 3 मुख्य संदिग्ध सामने आए, और तीनों ही डॉक्टर थे। पहला, डॉक्टर मोहम्मद उमर उन नबी, जिसकी पहचान DNA सैंपल से हमलावर के तौर पर हुई। दूसरा, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, जिसका नाम फरीदाबाद से मिले भारी मात्रा में विस्फोटकों से जुड़ा। और तीसरा, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा था। और इस पूरे मामले का विरोधाभास डॉक्टर मुजम्मिल के एक पुरानी सहकर्मी डॉक्टर मोनिका लांगेह के इस एक बयान में साफ दिखता है। उन्होंने कहा, एक डॉक्टर का कर्तव्य जीवन बचाना है, उन्हें नष्ट करना नहीं। ये बयान उस शपथ के साथ एक धोखा है जो ये लोग कभी ले चुके थे। और जांच की जो रफ्तार थी वो कमाल की थी। जरा सोचिए, शाम 7:37 पर फरीदाबाद में एक कार जब्त होती है। रात भर में कई राज्यों में रेड्स होती हैं, और अगली सुबह 8:05 तक DNA से हमलावर की पहचान भी हो जाती है। ये दिखाता है कि अलग अलग एजेंसियां कितने जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही थीं। लेकिन इस हमले ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। शहर की सुरक्षा में चूक। क्या जो चेतावनियां मिली थीं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था? इस घटना को जो बात और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है वो ये है कि हमले से सिर्फ 4 महीने पहले जुलाई 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक सिक्योरिटी ऑडिट किया था। उस ऑडिट में 120 से ज्यादा गंभीर सुरक्षा खामियां मिली थीं, और फिर नवंबर में ये हमला हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या उन चेतावनियों पर ध्यान दिया गया था? और उस ऑडिट में जो कमियां मिली थीं वो कोई मामूली नहीं थीं। एक बड़े होटल में 22 CCTV कैमरे बंद पड़े थे, शॉपिंग मॉल्स में एक्सरे स्कैनर की जगह बस बेसिक मेटल डिटेक्टर थे, और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि शहर की सुरक्षा में कई बड़ी दरारें थीं जो किसी भी हमले का रास्ता खोल सकती थीं। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसका इस्तेमाल इस हमले में हुआ था, कार बम। चलिए समझते हैं कि ये आखिर कितना विनाशकारी हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। आसान भाषा में समझें तो ये घर में बने बम होते हैं जिन्हें आम चीज़ों जैसे खाद या केमिकल से बनाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें अक्सर कीलें या कांच के टुकड़े भी भर दिए जाते हैं, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये होमलैंड सिक्योरिटी का है,
और ये दिखाता है कि एक कार बम कितनी तबाही मचा सकता है। एक छोटी कार में रखे सिर्फ 500 पाउंड विस्फोटक के लिए भी करीब 1900 फीट यानी आधे किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका खाली कराना पड़ता है। इससे इसकी विनाशकारी शक्ति का साफ अंदाजा लगता है। तो इतने बड़े और विनाशकारी हमले के बाद सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही? चलिए अब 5वें हिस्से पर चलते हैं, सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार का रुख बिल्कुल साफ और सख्त था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे एक कायराना कृत्य बताया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि ऐसे हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिर्फ बातें नहीं हुई, एक्शन भी फौरन लिया गया। जांच तुरंत NIA को सौंप दी गई। प्रधानमंत्री ने खुद हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स की और पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। संदिग्धों को पकड़ने के लिए कई राज्यों में तेजी से छापे मारे गए। लेकिन जब भी ऐसे मामले होते हैं, एक कानून हमेशा चर्चा में आ जाता है, वो है UAPA। चलिए अब भारत के इस विवादास्पद एंटी टेरर कानून को थोड़ा समझते हैं। UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। एक तरफ इसका मकसद है भारत की अखंडता की रक्षा करना, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है। क्यों? क्योंकि ये बिना चार्जशीट के 180 दिनों तक की लंबी हिरासत की इजाजत देता है और कई बार सबूत का बोझ भी आरोपी पर डाल देता है। इसी वजह से आलोचक कहते हैं कि इसमें प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। और इस बहस के केंद्र में है ये आंकड़ा। 2016 से 2020 के बीच UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ 2.5% को ही दोषी ठहराया गया। सिर्फ 2.5%। इसका मतलब है कि बाकी 97.5% लोग या तो बरी हो गए या आज भी मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? आलोचक इसी बात पर जोर देते हैं कि ये कम दोष सिद्धि दर दिखाती है कि इस कानून का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बिना किसी अंतिम फैसले के लंबे समय तक जेल में रखने के लिए किया जाता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए। जब आतंक का चेहरा एक हथियारबंद लड़ाके से बदलकर एक पढ़े लिखे डॉक्टर का हो जाए, तो एक देश को अपनी सुरक्षा और अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाओं को कैसे बदलना चाहिए? ये इस पूरी घटना का शायद सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल है।